फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, जिसमें हमने मेर और भीलों के विद्रोह पढ़ लिया था। अब पढ़ने वाले हैं जहाजपुर का मीणा विद्रोह, जो 1851 से 1860 के बीच चला है। 1851 में उदयपुर राज्य के प्रगना जहाजपुर प्रगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसका कारण क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे, जो प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन की वसूली कर रहे थे, और इसको धन वसूल करने का काम कौन कर रहा था? मेवाड़ का नवनियुक्त पदाधिकारी था, ये हाकिम रघुनाथ मेहता कर रहा था। कौन कर रहा था? हाकिम रघुनाथ मेहता कर रहा था। ठीक है। फिर दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, ये जहाजपुर जाते हैं और जहाजपुर व इटोदा के 1 महीने तक रुकते हैं, जिसके सामने 1855 में मीणा विद्रोही इस सेना के सामने टिक नहीं सके, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। भविष्य में मीणाओं ने का सामना करने के लिए इन्होंने 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़, जयपुर, अजमेर, बूंदी इनकी सीमा पर देवली में एक सैनिक छावनी की स्थापना कर दी। फिर 1857 से 1860 के मध्य इस सैनिक छावनी की 40वीं देवली और रेजिमेंट 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर मीणा कॉर्पस का गठन किया गया। तो मीणा कॉर्पस का गठन 1921 में मीणा कॉर्पस का गठन किया गया। किस किस को मिलाकर? 40वीं देवली और एक 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर किया गया। ठीक है। फिर जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने पुनः विद्रोह कर दिया। फिर मेवाड़ के महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की एक सेना भेजी, जिसने गाढ़ोली और लोहारिया गांव पर आक्रमण किया था। तो पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ के महाराणा ने गाढ़ोली और लोहारी पर आक्रमण किया, जो 29 जनवरी 1860 को किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो चंद सिंह के नेतृत्व में भेजी थी। और ये किसने भेजी थी? मेवाड़ के महाराणा ने। इन्होंने किस पर आक्रमण किया था? गाडोली और लोहारू गांव पर। ठीक है। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया। अब देखते हैं भील विद्रोह, जो 1860 से 1920 के मध्य चला। 1867 में खैरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने विद्रोह किया था। 1867 में खैरवाड़ा डूंगरपुर के मध्य देवलपाल जो गांव है के भीलों ने विद्रोह कर दिया, और जिसे मेवाड़ भील कॉर्पस ने कुचल दिया था। तो अभी पढ़ा था हमने मीणा कॉर्पस किस उनको मिलाकर करी गई थी? 1921 में इसकी स्थापना करी गई थी। और एक तो 40वीं रेजिमेंट थी मीणा बटालियन, और दूसरी थी 43वीं एरिनपुरा बटालियन को मिलाकर मीणा कॉर्पस की स्थापना की गई थी। फिर 1881 से 1882 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े 1881 में, और 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ था। भील क्षेत्र में चुंगी व चौकियां स्थापित, जिसके परिणाम से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई थी। अंग्रेजों ने क्या भील क्षेत्रों में चुंगी चौकियां स्थापित की, जिससे खाने पीने की वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। इसी से 1881 मेवाड़ की प्रथम बार जनगणना का कार्य किया गया। 1881 में मेवाड़ में प्रथम बार जनगणना का कार्य किया, जिससे मीणाओं में लोगों में ऐसी भ्रांति फैल गई कि मीणाओं को तोला जाएगा, मोटी पतली इस तरह से बांटा जाएगा स्त्री पुरुषों को। तो इन्होंने इनमें भ्रांति फैल गई। और फिर बाद में 25 मार्च 1881 में बारापाल के थानेदार ने अकबर नामक, तो 25 मार्च 1881 को बारापाल के थानेदार ने अकबर हुसैन नामक एक सवार को किसी भूमि विवाद के मामले में गवाही देने के लिए पडूना के 2 भील गमीतियों को लाने के लिए भेजा था। पडूना गांव के 2 भील गमीतियों को बुलाने के लिए किसने भेजा था? बारापाल के थानेदार ने। किसको भेजा था? अकबर हुसैन नामक को। तो इन्होंने जब ये जाने से मना कर दिया, तो अकबर हुसैन ने बलपूर्वक ले जाना चाहा, तो वहाँ पर जो खड़े लोग थे और भी थे, टूट पड़े और इसको मौत के घाट उतार दिया। फिर इससे ज़्यादातर तनाव फैल गया। भील ऋखव देव के भी उपासक थे। भील किसके? ऋखव देव के भी उपासक थे। तो ऋखव देव के मंदिर को राज्य ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। ऋखव देव के मंदिर को अपने सीधे नियंत्रण में ले, जिससे ऋखव देव के पुजारी ने लोगों को भड़का दिया, मीनों को। तो खेमराज इसका पुजारी कौन था? ऋखव देव के मंदिर का पुजारी खेमराज था। तो भीलों के विद्रोह के लिए प्रेरित किया। भीलों को विद्रोह के लिए प्रेरित किसने किया था? ऋखव देव का मंदिर का पुजारी था खेमराज। फिर 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह राज्य का प्रतिनिधि था, और लोनारगन का अंग्रेज प्रतिनिधि था, और एक कविराज श्यामलदास के नेतृत्व में बारापाल पहुंची थी। तो इनकी सेनाएं ये कौन कौन गए थे 26 मार्च 1881 को? एक तो राज्य का प्रतिनिधि था अमान सिंह, लोनार
गन था अंग्रेजों का प्रतिनिधि था और कविराज श्यामल दास। फिर 30 मार्च को विद्रोही भीलों व राज्य की सेना के मध्य वास्तविक युद्ध आरंभ हो गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का गामेती नीमा और पीपली का खेमा व सगात्री का जय था। इसके भीलों की तरफ से ये तो थे, अंग्रेजों की तरफ से थे, और भीलों की तरफ से कौन कौन थे? एक तो बिलखपाल का गमेती नीमा था, और पीपली का खेमा था, और सगात्री का था जोयत। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांतिपूर्वक समझौते करने का प्रयास किया, किंतु कोई सफलता नहीं। फिर बाद में क्या हुआ कि कवि श्यामल दास थे, सचिव श्यामल दास, तो इन्हें रेखदेव मंदिर का पुजारी था खेमराज, इनके मध्य से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की, और अंत में 25 अप्रैल 1888 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। तो भीलों के साथ समझौता कब हुआ था? 25 अप्रैल 1881 को। ठीक है, अब फिर इनमें समझौता हो गया। अब देखते हैं गोविंदगिरी भगत आंदोलन गोविंदगिरी का। भीलों में जागृति की विचारधारा फैलाने वालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? गुरु गोविंद का नाम आता है। और इनका जन्म 1858 में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव या बेड़सा गांव, एक बंजारा परिवार में, तो बंजारा जाति से थे। 1858 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बांसिया गांव, बेड़सा, डूंगरपुर में। 1883 में गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना, लेकिन कुछ स्रोतों से अनुसार 1905 में, तथा मेवाड़, डूंगरपुर व गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों में भील व गरासियों को संगठित करने का प्रयास किया। संप सभा की स्थापना 1883 में की गई थी, और इन्होंने क्या किया था? मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात व मालवा आदि क्षेत्रों के भील व गरासियों को संगठित करने का प्रयास किया था। इस संस्था के 10 नियम थे। जो संप सभा बनाई गई थी उसके नियम कितने थे? 10। फिर 1881-82 में जब दयानंद सरस्वती उधर आए तो उदयपुर आए थे। 1881-82 में सब दयानंद सरस्वती उदयपुर आए तो गुरु गोविंद उनसे मिले तथा उनसे प्रेरणा पाकर गुरु ने आदिवासी सुधार व स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो इनकी प्रेरणा, दयानंद सरस्वती 1881-82 में उदयपुर आए थे। फिर इन्होंने इनकी प्रेरणा से सुधार आंदोलन शुरू किया था। तो भगत आंदोलन किसने चलाया था? और स्वदेशी आंदोलन गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सम सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पे हुआ था। सम सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी में हुआ था। फिर गुरु गोविंद सिंह ने बेड़सा डूंगरपुर में अपनी धूनी स्थापित कर वहाँ के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया था। अपनी धूनी कहाँ स्थापित की? बेड़सा डूंगरपुर में स्थापित की थी, और आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू। 1908 में गोविंदगिरी ने बेड़सा छोड़ने को बाध्य कर दिया गया। फिर इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा देने, तो इन्होंने यहाँ से छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था 1908 में। फिर गोविंदगिरी ने ईडर व गुजरात में भी अपना कार्य जारी रखा। फिर 1911 में वापस बेड़सा लौटकर अपनी धुनी स्थापित कर भगत पंथ शुरू किया था। तो भगत पंथ किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद ने 1911 में बेड़सा आकर उन्होंने भगत पंथ शुरू कर दिया था। प्रत्येक धुनी की रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए थे। जो धुनी बनाई गई थी उनके लिए प्रत्येक कोतवाल नियुक्त किए गए थे। जो ये कोतवाल धार्मिक मुखिया होने के साथ साथ भीलों के आपसी विवादों का निपटारा भी करते थे। इस तरह से ये भी गोविंदगिरी का भगत आंदोलन चला था। भगत पंथ किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह। 1911 में वापस बेड़सा लौट आए थे। 8 में ये यहाँ से चले गए थे, तो ईडर व गुजरात में अपना कार्य जारी रखा था। इन्होंने धुनी स्थापित की थी, जो कि धुनी क्या थी? ये भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये और कर लेते हैं मानगढ़ का विराट सम्मेलन। गोविंदगिरी ने अक्टूबर 1913 ईस्वी में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी का एकत्रित होने के लिए 1913 में गोविंदगिरी ने मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश भेजा, और 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल्स व 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया था। 10 नवंबर 1913 किस किस ने घेरा था? एक तो मेवाड़ भील कोर ने, वेलेजली राइफल्स ने, और 7वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया था। गोविंदगिरी व पुंजाधीर जी के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का विराट सम्मेलन होता। संप सभा का विराट सम्मेलन 17 नवंबर 1913 को हुआ था। तो सेना के द्वारा बरसाई गई गोलियों से 1500 स्त्री पुरुष घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। इस घटना को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। और गोविंदगिरी को विशेष न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन अहमदाबाद न्यायालय ने उनको सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो मौत की सज़ा कौन सी अदालत ने सुनाई थी? विशेष अदालत ने। लेकिन अहमदाबाद न्यायालय ने क्या किया? इनको आजीवन कारावास में बदल दिया, और यह सज़ा घटाकर 10 वर्ष कर दी गई थी। और 10 वर्ष
की सजा के बाद गोविंद गिरी को रिहा कर दिया गया और गोविंद गिरी व उनकी पत्नी ने अपने जीवन का शेष समय पंचमहल लीमड़ी कंबोई गुजरात नामक स्थान पर बिताया था। तो इन्होंने अंतिम समय कहाँ बिताया था? पंचमहल लीमड़ी कंबोई गुजरात नामक स्थान पर बिताया था। यहीं पर उनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को होती है। तो गोविंद गिरी की मृत्यु कब होती है? 30 अक्टूबर 1931 में। अंतिम समय पंचमहल के लीमड़ी कंबोई स्थान पर बिताया था। अंतिम संस्कार किया गया और पुंजा धीर जी, सुरजी भगत और सूरमा भगत गोविंद गिरी के प्रमुख सहयोगी थे। तो पूछा जा सकता है कि गोविंद गिरी के प्रमुख सहयोगी कौन के थे? पुंजा धीर जी थे, पुंजा धीर जी, सुरजी भगत और सूरमा भगत गिरी गोविंद के प्रमुख सहयोगी थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत के एकी बहुमत और मातृकुटीय आंदोलन। मोतीलाल तेजावत का एकी बहुमत मातृकुटीय आंदोलन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ जानकारी मिलती है, तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।